हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं और देख डेमो ऑनलाइन क्लासेस पे। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैंने जितना हो सकता है एफर्ट लगा के। बाकी आप कमेंट करके बताते रहा करो, कुछ दिक्कत हो तो। प्यार बनाए रखो इसी प्रकार से। जो आपने प्यार दिया है पीछे, हम उसके मोहताज हैं। हमें आपके प्यार की जरूरत है क्योंकि हर इंसान को चाहिए प्यार। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं अभी आपके एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यानी वो सारे क्वेश्चन करेंगे, यानी वहां से आपको बहुत क्वेश्चन आपको सेम के सेम रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और वो क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे। रिवीजन करने का द बेस्ट तरीका यही है। अगर आपको जॉब लगना है तो यही इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। आज नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद। यानी आप अभी तैयारी करना शुरू, अभी लगा लो, फायदा हो जाएगा आपको। आप पहले अटेम्प्ट में कोई एग्जाम निकाल पाओगे। तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, किसी भी टीचर से। ठीक है। मोटर कार द्वारा निष्कासित प्रदूषण जो होता है उस कैंसर रोग प्रकोप हो सकता है। यानी किससे कैंसर हो सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपको क्या कर सकती है, सफोकेशन कर सकती है, दम घुटा सकती है आपका, उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की अवशोषण की क्षमता खत्म हो जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है और उससे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके शरीर के अंदर आपकी दम घुटने से यानी सफोकेशन से आपकी डेथ हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से भी कोई दिक्कत नहीं, आपको कैंसर नहीं होती। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो आपके शरीर में चले जाएंगे सांस के माध्यम से, वो आपको लंग्स कैंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लंग्स कैंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। नीचे 4 व्यक्तियों का रक्त दाब का मान दिया गया है, यानी ब्लड प्रेशर जो आपका बीपी जो है, बीपी रक्तचाप कह सकते हो आप, उसका मान दिया गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही है? इसका रक्तचाप है, सही है। श्रीमती एक्स है आपकी, ठीक है ना, श्री एक्स है, श्री वाई है, श्रीमती वाई है। ठीक है ना, यानी एक्स है इसकी पत्नी, श्रीमती एक्स है। वाई है इसका, श्री है, वाई इसका, इसकी पत्नी है श्रीमती वाई। ठीक है ना, पति पत्नी का जोड़ा दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 160 से 120 होता है क्या? नहीं जी, 120 से 180 होता है क्या? 140 से 100 होता है क्या? 90 से 60 होता है क्या? ठीक है। तो इसमें देखो, रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है सफिगोमेनोमीटर। सफिगोमेनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर आपका यूज होता है सफिगोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ठीक है ना। और सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा था स्टीफन। किसने मापा था? स्टीफन ने। और किसका मापा था? एक घोड़ी का मापा था। किसका मापा था? घोड़ी का। ठीक है ना। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यूज होता है वो कहां पर होता है? ब्रेकियल धमनी जो होती है ना, ब्रेकियल धमनी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ब्रेकियल धमनी का। हाथ के अंदर जो धमनी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो होता है वो मापा जाता है मिलीमीटर एचजी के अंदर। यानी मापने की इकाई आपसे पूछ ले तो आपका आंसर ये रहेगा। ब्लड प्रेशर होता क्या है जी? रक्त वाहिनियों पर की दीवारों पर लगने वाला, रक्त के द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है। यानी जो ब्लड प्रेशर की जो वाहिनियां होती है, यानी पाइप जो होती है, ब्लड वेजल जो होती है, उनके ऊपर ब्लड के द्वारा
तो दबाव लगाया जाता है ना, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और वो ब्लड प्रेशर mmHg में मापा जाता है। स्टीफन ने सबसे पहले घोड़ी का मापा था, पैर से, ठीक है ना। स्टीफन ने सबसे पहले घोड़ी का मापा था। मापने के लिए स्फिगोमेनोमीटर का यूज होता है। ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है आपका। और कितना सामान्यता होता है ये, सामान्यता यानी नॉर्मल कितना होता है सामान्य व्यक्ति का, बीमारी में ऊपर नीचे होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति हेल्दी पर्सन है उसका होता है 120 mmHg, ये होता है जना, ठीक है ना, 120 mmHg। तो ये होता है आपका हरकत दाब सामान्य। तो इसका ऑप्शन 3 में से कौन सा है, सीरी वाई हो जाएगी, सीरी वाई हो जाएगा, सीरी वाई हो जाएगा। यानी सीरी वाई का रकत दाब सही है, बाकी का निम्न है और किसी का अप है, ठीक है ना। तो यहां से आपको देखना होगा, देखो ठीक है। ये देखो, एक तो 120 और 80, अगर इससे प्लस हो जाए, ये भी प्लस हो जाए, तो उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी बोल देते हैं। अगर 120 से माइनस हो जाए और 80 से कम हो जाए तो इसको बोलते हैं लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर को रासायनिक नाम क्या है इसका, तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्त दाब को क्या कहा जाता है, तो हाइपोटेंशन। और निम्न उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को कहा जाता है हाइपरटेंशन, निम्न को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइपोटेंशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे 120 कितना है जी हाइपरटेंशन, तो 120 की जगह अगर 140 हो जाए और इसकी जगह 80 की जगह 100 हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन कह देंगे। अगर 120 की जगह आपका हो जाए 100 और 80 की जगह आपका 60 हो जाए तो इसको हम बोल देंगे लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो हमने एक बात की भी, 120 होता है, हाँ जी होता है, और 80 होता है 120 का मतलब क्या और 180 का मतलब, 80 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी हृदय जब संकुचन करता है ना, यानी हृदय जब पिचकता है और जब शीतलन करता है तब कितना होता है, यानी डायस्टोल का मतलब हृदय फैल रहा है, सिस्टोल का मतलब हृदय सिकुड़ रहा है, यानी फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। सिकुड़ना का मतलब संकुचन, संकुचन का सिस्टोलिक, और सिस्टोलिक जब सिकुड़ेगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ये पंप कर रहा है ना, पंप करेगा तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा संकुचन यानी सिकुड़ने का मतलब ज्यादा, तो वो कितना होता है, नॉर्मल 120 होता है। और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है, यानी जब करता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डायस्टोलिक कहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इकाई mmHg होती है। रकत दाब के बारे में हमें सारी बातें पता चल गई है ना। देखो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है क्या, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन प्यारा सा आपके चेहरे की तरह, ठीक है, जिस तरीके से आपका चेहरा प्यारा प्यारा है, ठीक उसी तरह एक प्यारा प्यारा क्वेश्चन भी हमारे पास आया है। डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह क्यों देते हैं। आयोडीन युक्त जो होता है ना, पहली बात तो आयोडीन के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं।
आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन एक तो हेलोजन होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, प्लैटिन, आयोडीन, ये हेलोजन। चांदी जैसा चमकने वाला है, चांदी जैसा इसका रंग होता है। बात दो क्लियर हो गई। तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा मिलता है शैवाल के अंदर, है ना, शैवाल यानी एल्गी के अंदर मिलता है। और या कह सकते हो सी फूड जो खाते हैं ना, यानी समुद्री भोजन, मछलियां वगैरह यूज करते हैं, उनके अंदर सी फूड में आयोडीन बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन किसमें, शैवाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। शैवाल को जलाकर उसको राख को कैल्प कहा जाता है, कैल्प से इसको प्राप्त किया जाता है। आयोडीन को किससे प्राप्त किया जाता है, कैल्प, और फिर नमक में मिलाया जाता है इसको। और गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर क्या हो जाता है, ये उड़ जाता है वाष्प के, ठीक है। और इसको मिलाया जाता है नमक के साथ। हेलोजन जो है वो नमक के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, आपको भी पता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, हेलोजन है, और वो इसके साथ मिल जाता है, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेता है, ठीक है ना। तो ये नमक में आसानी से मिल जाता है। और आपको नमक युक्त, डॉक्टर क्या कहता है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ताकि उसके अंदर आयोडीन हो। शैवाल से भी, आप समुद्री शैवाल से भी आपको आयोडीन मिल सकता है, ठीक है। आयोडीन के ये क्वेश्चन आते हैं दो तीन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन आते हैं। तो आयोडीन हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, या अवटू ग्रंथि बोलते हैं। गले में स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, गले में या चाकार की। और उस ग्रंथि से एक हार्मोन का निर्माण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन की आवश्यकता इसलिए, आउटू ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित रहता है, क्या रहता है, संग्रहित, भंडारित रहता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हो जाए कमी, यानी सीधा सीधा इनडायरेक्ट कह सकते हो आप, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी, थायरोक्सिन की कमी, और थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है आपको गाइटर यानी घेंगा, घेंगा, या आपको गलगंड रोग भी कहते हैं, इसको गलगंड रोग भी कहा जाता है। ये घेंगा है आपका। और घेंगे के अंदर क्या हो जाता है, तो घेंगे में हो जाता है जी क्या, आपकी आउटू ग्रंथि में सूजन आ जाती है, आउटू में सूजन आ जाती है, और आउटू ग्रंथि में सूजन आपका गला सूज के बड़ा हो जाता है, इसे थायराइड बोल देते हो, सीधा रोग। वो कौन सा है, घेंगा। घेंगा रोग किसकी कमी से हो रहा है, थायरोक्सिन की कमी से। किस हार्मोन की कमी से हो रहा है, थायरोक्सिन। किस तत्व की कमी से हो रहा है, आयोडीन, आयोडीन की कमी, घेंगा। घेंगे के अंदर आउटू ग्रंथि में सूजन यानी गले में सूजन आ जाएगी, उसे हम घेंगा रोग कह देते हैं, ठीक है। शैवाल से प्राप्त होता है, सी फूड यानी समुद्री भोजन से भी प्राप्त होता है, नमक के अंदर इसको मिलाया जाता है, ताकि हर शाकाहारी आदमी सी फूड का यानी मछलियां वगैरह नहीं खाता, शाकाहारी आदमी तो आयोडीन कहाँ से लेगा, वो लेगा फिर नमक से। तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए आपको, ताकि आप किस रोग से बच सको, घेंगा रोग से बच सको। भोजन को पचाने में सहायता मिलती है, पेट में अम्ल कम हो जाता है, सकरवी रोग की संभावना, सकरवी तो सी से रिलेटेड हो गया ना, घेंगा रोग होने की संभावना कम हो जाती है, यानी गाइटर की संभावना जो आपके अंदर कम हो। एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, क्योंकि एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, किण्वक, किण्वक कहा जाता है इसको भाई हिंदी में। किण्वक जो होते हैं ये किण्वन क्रिया करवाते हैं, आपको भी पता है, किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन करवाते हैं। उसके बाद एंजाइम जो है वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं, यानी
जैव उत्प्रेरक होते हैं ये। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरित करने वाले, जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वालों को क्या बोल दिया? जैव उत्प्रेरक। यानी हमारी पाचन क्रिया को तेज करते हैं। ये क्या करते हैं? पाचन क्रिया जो होती है उसको तेज करते हैं, पाचन क्रिया का रेट बढ़ा देते हैं। एक तो ये, ठीक है ना, तो एंजाइम है। दूसरा क्या है? एंजाइम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अंगों से स्रावित होकर आपकी पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। फैट का पाचन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है ना, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैविक क्रियाओं को तेज करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। शरीर की रचना में भाग लेते हैं, ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं देते। रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है, एक्शन जो है, उनका उत्प्रेरण करते हैं, यानी उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरण करते हैं, तंत्रिक कोशिकाओं को व्यवस्थित रखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी वो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले क्या होते हैं? किण्वक एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम। ठीक है ना, उसके बाद और एंजाइम जो है आपके शरीर में लैक्टेज, ठीक है, रेनिन, ये एंजाइम आपके शरीर में क्या कर रहे हैं? डाइस्टेज, स्टाइलिन, ये एंजाइम क्या कर रहे हैं? पाचन क्रियाओं को, यानी रासायनिक क्रिया को तेज करने का काम करते हैं। CDS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, CDS के अंदर आया। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा नाक संबंधित नहीं है, दांत से संबंधित नहीं है, आंख से संबंधित है, कान से भी संबंधित है। ट्रेकोमा, आंख लाल लाल हो जाती है आपके, मतलब आंख होती, पहले अंधापन भी हो सकता है, इसका इलाज न करवाया जाए तो ट्रेकोमा रोग है आपके किससे रिलेटेड है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। आंखें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, आंसू ज्यादा स्रावित होते हैं इसके अंदर। तो ये आपको, अगर इसका टाइम पे इलाज ना हो तो ये क्या कर देती है? अंधा कर देती है। लेकिन आजकल ये रोग है बहुत ही कम देखने को मिलता है, देखने को इसके केस मिलते ही नहीं। ठीक है ना। यौनाचार के कारण कौन सा रोग हो सकता है? यानी यौन आचार के कारण, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है? STD डिजीज कौन सी है? जो यौन संबंध बनाने से फैलती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाली डिजीज है? हम्म यौनाचार के कारण कौन सा रोग है? संबंध है डिप्थीरिया, श्वास के द्वारा छींकने खांसने से होने वाला रोग है। ठीक है, गले के अंदर एक नई स्यूडो मेम्ब्रेन का, यानी एक नकली मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है गले में, ये सबसे ज्यादा गले को इफेक्ट करता है, श्वास तंत्र को भी प्रभावित कर देता है। डिप्थेरी किससे होता है? डिप्थेरी से। ठीक है ना, जीवाणु से होने वाला रोग। एड्स विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला? ठीक है। कैंसर का मतलब कुछ भी नहीं है ये, मधुमेह, डेफिशिएंसी, यानी आपके शरीर के अंदर इसके से होने वाला है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला है। हार्मोन जो है उसकी कमी से होने वाला है। कैंसर किसी भी फालतू चीजें खाने पीने से भी हो सकता है, फालतू चीजों का सेवन करने से हो सकता है, या फिजिकल यानी UV रेज, गामा रेज वगैरह से हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलने वाला रोग है नहीं है। एड्स जो है विषाणु से होने वाला रोग है, ये छींकने खांसने, तो इसका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी, तो एड्स हो गया। एड्स सबको पता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। और ये इंटरकोर्स यानी जो आपका वेजिनल फ्लूइड है, वेजिनल फ्लूइड है, योनि के अंदर पाए जाने वाला द्रव, और सीमन जो है यानी वीर्य जो है, इसके अंदर इसके क्या पाए जाते हैं? विषाणु पाए जाते हैं। ठीक है,
अगर आप क्या करते हो, अगर आप प्रोटेक्शन के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, मीटअप करते हो या किसी के साथ फिजिकली होने की कोशिश करते हो, तो आपको ये रोग हो सकता है। अगर उसको ये रोग है, अगर उसको रोग है तो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर उसको ये रोग है तो आपको ये रोग हो। मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाने से भी आपको एड्स हो सकता है, आपको पता भी है, ठीक है। जिंडोवाइडिन इसके लिए दी जाती है। HIV वायरस से होता है, पिछली वीडियो के अंदर अपना अच्छे से डिस्कस किया है ना, वेजिनल फ्लूइड। और सबसे ज्यादा होता है ये म्यूकस, जो एनल म्यूकस के अंदर, यानी बुद्धा तो सेक्स करने से, एनल सेक्स करने से सबसे ज्यादा जो इसके विषाणु है वो एनल, जो क्या है, एनल म्यूकस होता है, फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोमा सने सने, धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे, सने सने, स्लोली स्लोली, निम्नलिखित का कारण बनता है। ग्लूकोमा आपका किससे संबंधित रोग है? आंख से संबंधित रोग है, ट्रेकोमा ग्लूकोमा। और धीरे धीरे आपको क्या कर देगा? अंधा कर देगा, ब्लाइंड कर देगा, अगर इसका इलाज नहीं करवाया जाता। ग्लूकोमा क्या है? अंधेपन का कारण। जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जेरेंटोलॉजी यानी ओल्ड एज जो होते हैं, बुढ़े लोग जो होते हैं, उनके अध्ययन में, बुढ़े लोगों के बारे में अध्ययन करना, उनके विचार, उनका रहन सहन, उनकी सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करना। SSC 1995 में आया क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा वृद्ध। आप ये क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। शिशु के अध्ययन मैंने बताया है कहीं ना कहीं इसको, इसी वीडियो में पीछे, इनको सभी को याद करना है। शिशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महिलाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? त्वचा की बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। तीनों का मैं आपको धन्य मानो, मुझे आता नहीं इसलिए पूछ, ठीक है ना। शरीर में कौन सा अंग एक प्रकार की रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक की तरह काम करता है ना? कौन ब्लड बैंक की तरह काम? बैंक का मतलब जहां, बैंक का मतलब जहां पर चीजें स्टोर, पैसे रखे जाते हैं, ठीक है ना। पैसे जहां रखे जाते हैं उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर उसी तरह का कहीं पर रक्त रख दिया जाए तो उसे ब्लड बैंक कहा जाएगा। पैसे रखे हैं उसे सीधा बैंक कह देते हैं, और ब्लड रख दिया जाए तो उसे ब्लड बैंक। तो हमारे शरीर में ऐसा अंग भी है जो ब्लड को स्टोर करके रखता है कुछ से इमरजेंसी के लिए, ठीक है ना। हृदय स्टोर नहीं करके रखता, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक की संज्ञा नहीं दी जाती। प्लीहा यकृत को भी नहीं कहते, फेफड़े में ब्लड स्टोर नहीं होता। प्लिया यानी आपका स्प्लीन जो है ना, यानी स्प्लीन यानी तिल्ली, तिल्ली के अंदर आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों समय के लिए स्टोर हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, और संग्रहित हो जाती है तो फिर इसको ब्लड बैंक कह दिया गया। क्या कह दिया गया? ब्लड बैंक। और प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और प्लिया भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण भी करता है, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण भी करता है, RBC को खत्म भी करता है, और RBC, WBC और प्लेटलेट्स को स्टोर भी करता है भविष्य के लिए, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण 3 शोषक पदार्थ कौन से हैं? ठीक है, 3 शोषक पदार्थ कौन से हैं भाई? 3 शोषक पदार्थ, जिंक, तांबा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, आयोडीन, गंधक, तांबा और आयोडीन, तांबा, लोहा और आयोडीन। तो सबसे सूक्ष्म पदार्थ, मुख्य रूप से आवश्यक सूक्ष्म पदार्थ आपके तांबा, लोहा, आयोडीन। क्या है? तांबा, लोहा, आयोडीन, ठीक है। लोहे से आपकी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है।
तांबा आपके मेटाबॉलिज्म प्रकार की जो क्रिया है उसमें सहायता करता है। आयोडीन घेंगा रोग से बचाने का काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स यानी जनन नियंत्रण गोलियां जो होती है वो किससे बनी होती है, यानी जनन से रिलेटेड, यानी गर्भ निरोधक गोलियां कह सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल कह सकते हो, गर्भ निरोधक गोलियां किससे बनी होती है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स किससे बनी। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, आपका हार्मोन होता है, दो हार्मोन होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से मिलकर बनी होती है गोलियां। क्या इससे बनी होती है, हार्मोन से। जो महिला के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, ओवेरी जो ग्लैंड होती है यानी अंडाशय जो होता है उसे स्त्रावित होने वाले हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन इसका प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, जो आपके महिला होने का, यानी पुरुष के अंदर जैसे पुरुष होने का और महिला के अंदर सारे जो गुण है महिला को महिला बनाने का, वो सारे के सारे गुण एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है महिलाओं के अंदर, उनके मतलब जो है जो पेल्विस मसल्स जो हैं, ठीक है, उनका विकास करता है। उसके बाद आपके स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड जो होती है उनका विकास करता है, उनकी आवाज को पतली बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद इस मतलब महिला को के अंदर, शरीर के अंदर जो ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, उसका निर्माण कराने में, ग्राफियल फॉलिकल है उसका विकास कराने में सहायक होता है। सारे जितने भी होते हैं उनका यौनाचार, जितने भी गुण हैं वो एस्ट्रोजन, फीलिंग्स भी है अगर महिला की, महिला होने की, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेंसेस जो होते हैं या मेस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 डेज का जो होता है, उसको नियंत्रित रखने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है लास्ट 3 डेज या 4 डेज, उसके मेंसेस बोलते हैं। और मेंसेस के अंदर भी कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। जो लाइनिंग होती है, 3 लेयर होती है आपके यूट्रस गर्भाशय के अंदर, इंडोमेटेरियम लेयर जो होती है वो टूटने के कारण क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, तो वो भी किस हार्मोन की वजह से होगी, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन की टेबलेट अभी बनाई जाती है, उस टेबलेट से क्या होता है, गर्भ को रोका जा सकता है, यानी फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए या फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी निषेचन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको मतलब कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो होती है उनसे रोका जा सकता है। जैसे मालाडीन हो गई, अनवांटेड 72 हो गई, तो ये पिल्स किससे बनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हार्मोन से बनी होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, हार्मोन से। क्लियर हुई बात, ठीक है। रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर, रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है, या सामान्य व्यक्ति के रक्त में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मुक्त होता है, वृद्धि होने पर कौन सा मुक्त होता है। सिंपल बात कह रहा है, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल आपका बढ़ जाए, शुगर लेवल का मतलब, शुगर लेवल ब्लड के अंदर क्या है, शुगर के रूप में ग्लूकोज पाया जाता है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके शरीर के अंदर पाया जाता है रक्त में, ठीक है, वो अगर बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आपका शुगर लेवल बढ़ गया, तो आपके शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया है भी, एक हार्मोन जो होता है वो स्त्रावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्मोन। वो हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होगा और इंसुलिन हार्मोन उसका नाम होगा। क्या नाम होगा उस हार्मोन का, इंसुलिन। और वो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, अब ग्लूकोज ज्यादा हो गया उसको बदलेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर कहां स्टोर कर देगा, लीवर के अंदर स्टोर कर देगा। तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से स्त्रावित होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा अरे भैया, इंसुलिन होगा। क्या होगा, इंसुलिन। और हार्मोन, तो हार्मोन तो है यार, ठीक है ना, तो इंसुलिन हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है, अग्नाशय, पैंक्रियाज से स्त्रावित होता है, अग्नाशय से।
बीटा कोशिका से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है। काम क्या करता है? ग्लूकोज जो होता है उसका लेवल मेंटेन करने का काम करता है। और इसकी कमी हो जाए तो रोग कौन सा हो जाता है? मीठा रोग, मधुमेह, डायबिटीज। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है। और इंसुलिन का आपको फिर इंजेक्शन दिया जाता है जो आपके पैरों के पगथली में लगता है, यानी जो आपका सोल होता है उसमें लगता है। तो वो किससे बना होता है? वो भी कवक और शैवाल से मिलकर बनाया गया था। किससे मिलकर बनाया था? शैवाल से। ठीक है। और बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इंसुलिन की खोज करने वाले बेंटिंग व बेस्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की। कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। यानी आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है जो मधुमेह होने के बाद। ठीक है ना। क्लियर हो जाएगी बात? क्या कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई परेशानी। ग्लूकोगोन क्या करता है? जब ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तब ग्लूकोगोन स्रावित होता है। ठीक है। किसको उठाएगा? ग्लाइकोजन को। लीवर से ग्लाइकोजन को उठाकर वापिस किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। और ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है ग्लूकोगोन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन। दिल की बीमारी सभी को है भैया, सभी को है दिल की बीमारी। ठीक है ना। तो दिल की बीमारी का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है? ठीक है ना। यानी दिल की बीमारी जिसमें प्यार होता है उसको भी दिल की बीमारी कह देते हैं। लेकिन दिल की बीमारी वो नहीं है। अब धड़कने तेज लगा है दिल, तो उसमें कोई ना कोई रोग होगा भाई। दिल तेज धड़कता है तो वो दिल की बीमारी में आती है। इसमें कौन सा है जिसमें रक्त आपूर्ति की कमी हो जाए? तो दिल की बीमारी कौन सी है? हृदय आवरण का कोई मतलब ही नहीं यार, हार्ट कवरिंग। यकृत शुद्ध का कोई मतलब नहीं। पारोमिता पता ही नहीं क्या होता है। एंजाइना, 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 एंजाइना के अंदर क्या होता है? आपको चेस्ट पेन होता है, पता भी होगा आपको, चेस्ट पेन होता है। हार्ट इधर है, इधर क्या है? हार्ट है। हार्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से सबसे पहले क्या जा रही है? आपकी धमनियां जा रही है। क्या जा रही है? धमनियां। अब धमनियां जो होती है ना, सबसे पहले इधर जाके, और आपके अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको डॉक्टर कहता है इस हाथ से पेन शुरू होता है और वो चेस्ट तक जाता है और आपके हृदय तक दर्द पहुंचता है, चेस्ट पेन होता है। यहाँ पर पेन होता है बहुत ज्यादा। वो किस में होता है? एंजाइना में होता है। किस में होता है? एंजाइना में। अगर आपके ब्लड को क्या हो रही है? रक्त की पूर्ति अपर्याप्त हो रही है। क्या हो रही है? दिल की बीमारी, इसमें रक्त की पूर्ति, पूरा रक्त आपके इस धमनियों में नहीं जा पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उसमें ब्लॉकेज आ गई हो। ठीक है ना। हो सकता है उसमें ब्लॉकेज आ गई हो सकता है उसका नेरो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो आपके शरीर में। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों पर जम जाता है और रक्त वाहिनियों पर अगर वो जम गया तो उसका क्या हो जाएगा? डायमीटर कम हो जाएगा और रक्त आगे कम जाएगा। उसके कारण एंजाइना जो है, उसमें एंजाइना का मतलब आपके इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो हार्ट अटैक का एक सामान्य लक्षण माना जाता है। क्या माना जाता है? सामान्य लक्षण। ठीक है ना। तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है एंजाइना के बाद। ठीक है। तो कौन सा रोग है? एंजाइना, दिल की बीमारी है भाई।
वह विटामिन जो बहुत अस्थायी है और पकाते समय तथा भंडारण करने में आसानी से नष्ट हो जाता है। अस्थायी विटामिन यानी टेम्परेरी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव विटामिन है। हीट सेंसिटिव विटामिन है, यानी उष्मा संवेदी विटामिन कौन सा? विटामिन सी। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी, ठीक है ना। मिल्क और मीट में नहीं पाया जाता विटामिन सी। खट्टे पदार्थों का स्रोत, खट्टे पदार्थ स्रोत है विटामिन सी। सी की कमी से स्कर्वी, एस्कोर्बिक इसका रासायनिक नाम है। तो गर्म करने और भंडारण करने पर जल्दी नष्ट हो जाता है विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन सी। कीड़ों के काटने, ठीक है ना, इंसेक्ट बाइट जो होती है उसके द्वारा फैलने वाले रोग क्या कहलाता है? मलेरिया, ठीक है। आंत जबर टाइफाइड किसी के काटने से नहीं होता, ना मच्छर मक्खी काटने से नहीं होता, ठीक है ना। ये फूड, कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर आप लेते हो ना, उससे होता है। अलर्ट रोग कैंसर को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? कैंसर। तो ये भी कीड़े के काटने से तो नहीं होता। खसरा रोग, खसरा, खसरा को बोलते हैं मिजाल, ठीक है ना। तो खसरा रोग भी काटने से नहीं होता, ठीक है ना, किसी के काटने से तो नहीं होता। ये किससे फैलता है आप बता दीजिएगा? मलेरिया, मादा एनाफिलीज, मच्छर यानी कीड़े बोल दो आप इसे, कीट बोल दो, उनके काटने से, ठीक है ना। एपिलेप्सी रोग यानी मिर्गी का दौरा जो होता है ना, मिर्गी का दौरा जो होता है, मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी रोग बोल देते हैं। वो किससे संबंधित है? सबको पता है यार, मिर्गी का दौरा तो दिमाग से ही होता है ना। किससे होता है? दिमाग से। तो नाड़ी संस्थान हृदय, हृदय से उसका मतलब नहीं है। श्वास कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुंह में झाग आ जाते हैं बहुत अलग तरीके से, मतलब काबू में नहीं आता बंदा, चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने से संबंधित कोई रोग है वो दिमाग से संबंधित ही है, ठीक है ना। मिर्गी के अंदर भी क्या आते हैं? दौरा, कोई भी आता है तो मिर्गी का दौरा वो दिमाग से संबंधित है। यानी नाड़ी संस्थान इसका आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब नर्व या न्यूरॉन से रिलेटेड कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, यानी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है ये, और तंत्रिका तंत्र में ब्रेन से संबंधित रोग है, यानी दिमाग से। दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है आपको। ऑक्सीजन की कमी होने या ब्लड की आपूर्ति पूरी न होने से मिर्गी के दौरे आने शुरू हो सकते हैं। और भी बहुत से कारण है। चोट लगना भी मिर्गी के दौरे का एक कारण है। हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो, उसके कारण भी आपको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो मिर्गी जो होती है ना, उसका कारण दौरे पड़ना, यानी आपके शरीर मतलब अनकंट्रोल सा हो जाता है, तो वो किसका कारण है? वो दिमाग में कोई भी आपके खराबी है तो उसके कारण ये दौरे आने शुरू होते हैं, जिसे हम मिर्गी का दौरा एपिलेप्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। स्पेलिंग शायद यही होनी चाहिए। ये रोग है, किससे संबंधित है? दिमाग से, ठीक है ना। किससे संबंधित है? दिमाग से। हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है ना, आपकी जो बोन है उसके अंदर निर्माण होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से इसका निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या हो? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसके द्वारा दांतों का निर्माण होता है बचपन में, ठीक है। और आपके उपा अस्थि का निर्माण भी उससे होता है जब वो नरम होती है, यानी कोर्टिलेज का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। हाँ, तो यहाँ पर हड्डियों की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? हड्डियों की। तो कैल्शियम फॉस्फेट इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम। हड्डियों की मजबूती का कारण कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की मजबूती का कारण कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। किसकी कमी हो जाए? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसकी कमी? कैल्शियम फॉस्फेट की कमी, ठीक है ना।
और कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं उनका अवशोषण करने में कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का अवशोषण करने में विटामिन डी सहायता करता है, और डी की कमी आ जाए तो भी आपका कैल्शियम की कमी, फॉस्फेट की कमी, और आपके शरीर में हड्डियां कमजोर हो सकती है। आपके शरीर में 206 हड्डियां होती है, बचपन में 208 होती है, और जब नए जन्म लेते हो तो 300 हड्डियां आपके शरीर में। होता ही इतना आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी के साथ। बढ़िया, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।